स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पाठ हंसे का बादशाह इस पाठ को लेकर आई हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप सभी चार्ली चैपलिन का नाम तो सुने होंगे। पूरे विश्व में उनके जैसा कोई हंसोर या हंसाने वाला कोई ना हो रहा होगा। इतना बड़ा कॉमेडियन, उसकी तरह कॉमेडियन उस और कोई ना रहा होगा। और यही कारण है कि चार्ली चैपलिन को हंसी का बादशाह कहा गया है। चार्ली चैपलिन का बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। चार्ली चैपलिन का बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत से कष्ट करने पड़े। उसके पिता नहीं थे बचपन से, लेकिन उसकी माँ जो थी, उसकी माँ थिएटरों में गाना गाती थी। उसकी माँ का जब तक थिएटरों में गाना चल रहा था तब तक तो फिर भी उनका जीवन और उसके बड़े भाई का जीवन संवरा हुआ था, ठीक से चल रहा था। उसका बड़ा भाई उससे 4 साल का बड़ा था। जब उसकी माँ थिएटर में गाना गाती थी उस समय चार्ली चैपलिन की उम्र कोई 3 वर्ष, 3.5 वर्ष का था। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ का गला खराब होने लगा। उसकी माँ को बहुत सी मजबूरियों का सामना करना पड़ता था और उन मजबूरियों के सामना करने में उसकी माँ का गला खराब हो गया था। धीरे धीरे गला की खराबी जो है वो और बढ़ती चली गई और उसकी माँ की आवाज़ तक चली जाती है। और चार्ली चैपलिन को चार्ली चैपलिन को अपने चार्ली चैपलिन, एक बार की बात है जब चार्ली चैपलिन की माँ अचानक मंच पर वो गाना गा रही थी। गाना गाते समय अचानक उसकी जब आवाज़ चली जाती है तो उस दिन चार्ली चैपलिन वहाँ पर था। चार्ली चैपलिन उसमें सिर्फ 5 वर्ष का था और मंच का संचालक क्रोध में आकर चार्ली चैपलिन को मंच पर खड़ा कर दिया था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। और उस समय चार्ली चैपलिन तो 5 वर्ष का बच्चा था वो, लेकिन उस समय वो अपनी साहस के बल पर और वो अपनी बुद्धि के बल पर वो पूरे दर्शकों को जैक जोन्स उस समय का प्रसिद्ध गीत उसे नाच कर गाकर वो लोगों के मन को जीत लिया था। उसके पहला वो मंच पर उसका आना था। पहली बार वो मंच पर आया था जिसके संबंध में उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसे मंच पर जाकर उसे अपने कार्यों को दिखाने, मंच पर उसे जाना पड़ेगा, मंच पर उसे चढ़ना पड़ेगा और मंच पर चढ़ के उसे अपनी ओर से कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इसकी खबर उसे बिल्कुल भी पहले से नहीं था। लेकिन उसकी माँ के अचानक आवाज़ की गायब हो जाने से, मंच पर से उतर जाने से मंच के संचालक ने उसे खड़ा कर दिया था। इस पाठ में हम देखेंगे ये चार्ली चैपलिन का ये आत्मकथानक है। चार्ली चैपलिन ने अपने बारे में बताया है। आगे देखते हैं इस पाठ में क्या है, चार्ली चैपलिन क्या कहते हैं। मैं तब 3.5 वर्ष का था। मेरा भाई सिडनी मुझसे 4 वर्ष बड़ा था। मेरी माँ थिएटर की कलाकार थी। हमारी देखभाल नौकरानी किया करती थी। रोज रात को थिएटर से लौटकर माँ हम दोनों के लिए खाने के अच्छे अच्छे पकवान मेज पर रख देती थी। सुबह हम दोनों खा लेते थे और बिना शोर मचाए माँ को देर तक सोने देते थे। यहाँ पर चार्ली चैपलिन का कहना है कि चार्ली चैपलिन जब 3.5 साल का था, उसका भाई सिडनी जो कि 4 साल का बड़ा था, मतलब 7.5 साल का था। तो उसकी माँ थिएटर की कलाकार थी। थिएटर में वो गाना गाया करती थी और इन दोनों भाइयों की देखभाल एक नौकरानी करती थी। नौकरानी घर के कामों को करती थी। उसकी माँ बहुत रात में घर आती थी। घर आने के पश्चात उनके दोनों बेटे सो जाते थे। उसकी माँ अच्छे अच्छे पकवानों को रात में बनाकर मेज पर रख देती थी, टेबल पर रख देती थी और वो भी सोने चली जाती थी। सुबह जब दोनों भाई उठते तो वहाँ पर मेज पर अच्छे अच्छे पकवानों को देखकर वो उसे खाते थे और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते थे, क्योंकि माँ को फिर रात में या शाम को उसकी माँ को फिर से थिएटर में जाना होगा। उसकी माँ को पूरे विश्राम करने के लिए वो दोनों भाई शोर नहीं मचाते थे, देर तक सोने देते थे। माँ को कई बार मजबूरी में काम पर जाना पड़ता था। सर्दी में जुकाम के चलते गला खराब होने पर भी उन्हें गाना पड़ता था। सर्दी में जुकाम लग जाता था और जुकाम लग जाने के कारण गला भी बैठ जाता था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता था कि मजबूरी में भी, मतलब ऐसे गला खराब हो जाने पर उसमें गले को दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन मजबूरी थिएटर की ओर से मजबूरी थी। थिएटर के जो संचालक या थिएटर के जो प्रबंधक वो उसकी माँ पर दबाव डालते थे कि उसे आकर गीत गाना पड़ेगा। तो
कई बार मजबूरी में काम करना पड़ता था। ऐसे करने में उसकी माँ के गला पर दबाव पड़ता था। गला खराब हो जाता था और गला खराब होता ही चला गया था। इससे उनकी आवाज़ खराब होती गई। मंच पर गाते हुए उनकी आवाज़ कभी कभी गायब हो जाती। तब श्रोता चिल्लाना और माँ का मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। इस चिंता में माँ मानसिक रूप से बीमार जैसी होने लगी। धीरे धीरे थिएटर से उनका बुलावा आना भी बंद हो गया और धीरे धीरे उसकी माँ का गला खराब होने लगा। कभी कभी तो थिएटर में परफॉर्म करते समय, थिएटर में गीत गाते समय, थिएटर में वो जब अपना प्रस्तुतिकरण कर रही है, वो गीतों को प्रस्तुत कर रही है, अचानक से उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती थी। जब उसकी आवाज़ बंद हो जाती, आवाज़ गायब हो जाती थी, उस समय श्रोतागण उस पर चिल्लाने लगते, माँ का मजाक उड़ाने लगते, ठहाके लगाने लगते, खिल्ली उड़ाने लगते और उसकी माँ का अपमान होता। उसकी माँ इस चिंता में अब मानसिक रूप से बीमार भी होने लगी थी। उसकी माँ चिंता करने लगती कि अगर मेरा गीत गाना बंद हो गया, अगर मैं गाना नहीं गा पाऊंगी तो कैसे मैं अपने बेटों को पालूंगी। उसकी माँ ये सोचने भी लगती, मेरा गला खराब हो जा रहा है, अगर मैं गीत ना गा पाऊँ, अगर मैं गाना ना गा पाऊँ तो कैसे मेरे बेटों की मैं परवरिश करूंगी। और इस मानसिक और धीरे धीरे ये इस चिंता से वो मानसिक रूप से बीमार भी होने लगी। इसी चिंता में उसकी माँ मानसिक रूप से बीमार होने लगी और धीरे धीरे तो थिएटर से उसका बुलावा आना भी बंद हो गया। गला खराब हो जाने के कारण, ठीक से गा नहीं पाने के कारण उसकी ये नौकरी भी जाती रही। जिन जिन थिएटरों में वो गाती थी उन सारे थिएटरों से उसका बुलावा आना भी बंद होने लगा। माँ उन दिनों मुझे भी अपने साथ थिएटर ले जाया करती थी। एक बार गाते गाते माँ की आवाज़ फट गई और फुसफुसाहट में बदल गई। इस पर श्रोतागण खिल्ली उड़ाते हुए कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ें निकालने लगे। माँ मंच छोड़कर चली गई। इसी बीच मंच संचालक मुझे मंच पर लाकर और मेरा परिचय देकर वापस लौट गया। तब मैं मात्र 5 वर्ष का था। एक बार की बात है कि उसकी माँ मंच पर गाना गा रही थी, गीत को प्रस्तुत कर रही थी और अचानक उसकी माँ का आवाज़ जो है वो फट जाता है और आवाज़ जो है वो फुसफुसाहट में बदल जाता है और वो ठीक से गा नहीं पाती है, फुसफुसाहट होने लगता है। और उस समय श्रोतागण बहुत खिल्ली उड़ाने लगता है, चिल्लाने लगते हैं। श्रोतागण कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ तक उसकी माँ पर निकालने लगते हैं। श्रोतागण जो है वो कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ करने लगते हैं, ठीक है, निकालने लगते हैं, खिल्ली उड़ाने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। उसमें उसकी माँ को बहुत अपमान महसूस होता है। उसकी माँ मंच छोड़कर चली जाती है। जब वो मंच छोड़कर नीचे उतर आती है, उस समय मंच का जो संचालक है वो उस समय वहाँ पर चार्ली भी था। चार्ली को उपस्थित पाकर वो तुरंत उसे पकड़कर मंच पर ले आता है, उसका परिचय देता है और उसे कहता है कि उसे कुछ करना है और वो वापस लौट जाता है। मंच से वो संचालक जो है नीचे उतर जाता है और उस समय वो मात्र 5 वर्ष का था, जो कि पहली बार मंच पर चढ़ा था। उसे मंच पर कुछ करना था। तब वो क्या करता है, अपने साहस के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर, मैं उस समय का प्रसिद्ध गाना जैक जोन्स गाने लगा। गाने के बीच में ही सिक्कों की बरसात होने लगी और चार्ली जो था प्रसिद्ध गाना जैक जोन्स को गाने लगा। उसकी माँ बहुत अच्छा गाती थी। चार्ली को भी ये वरदान प्राप्त था, उसे भी अच्छा गाना आता था। वो बच्चा था लेकिन उस समय वो साहस के साथ जैक जोन्स प्रसिद्ध गीत वो गाने लगा। उसके गीत से मुग्ध होकर, जैसे ही वो गाना शुरू किया, उसके गीत से मुग्ध होकर लोग सिक्कों की बरसात करने लगे। मैंने सिक्कों को इकट्ठा करना ज्यादा जरूरी समझा और दर्शकों से साफ साफ कह दिया कि पहले मैं सिक्के इकट्ठा करूंगा फिर गाऊंगा। जैसे सिक्कों की बरसात होने लगी, वो पहले सिक्कों को उठाने लगा और दर्शकों से कह दिया कि मुझे पहले सिक्के उठाने दो, मैं सिक्के पहले इकट्ठा करूंगा फिर मैं जरूर गाऊंगा। इस बात पर अचानक से इस बात को कहने से इस बात पर दर्शक ठहाके लगाने लगे। सिक्कों की पोटली वो माँ को सौंपकर मैं वापस मंच पर आया और फिर वो सिक्कों की पोटली ले जाकर पहले अपनी माँ को सौंपा, फिर वो मंच पर आया और आकर वो जमकर नाचा गाया। मैंने तरह तरह की नकलें करके दिखाई और वो तरह तरह का अभिनय भी किया। वो नाचा गाया, जैक जोन्स के गीत को नाच कर गा कर सुनाया सबको और तरह तरह की नकलें करके दिखाई। वो तरह तरह के मुकाभिनय, तरह तरह का अभिनय, इसके उसके नकल को करके लोगों का मन जीत लिया। मैं अपने जीवन में पहली बार
मंच पर उतरा था और वो मंच पर मेरी माँ की आखिरी रात थी। ये उसका पहला दिन था जिस दिन वो मंच पर गया था। लेकिन पहली बार ही, जीवन के पहली बार, वो अपने जीवन में पहली बार मंच पर जाकर लोगों के मन को जीत लिया था, लोगों के मन में अपनी जगह बना ली थी। वो उसका पहली बार था मंच पर जाना, और उसकी माँ का वही वही मंच पर उसकी माँ की वो आखिरी रात थी, और उसका उसी मंच पर चार्ली का पहली रात। माँ की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती गई, हमारा सामान भी धीरे धीरे बिकता गया। माँ ने कोई और चारा ना देखकर सिलाई का काम शुरू कर दिया। जमा पूंजी तो बस थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिनों का हाथ का मैल होता है। तो जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होता गया। जमा पूंजी जो था वो तो खत्म हो गया, जो जमा राशि था घर में, घर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, वो खत्म हो गया। घर के किराए के लिए खत्म हो गया, और किराया या अपना घर भी है तो वो भी बिक गया। जो भी सामान इनके पास, कीमती सामान वगैरह जो भी था, वो सब धीरे धीरे बिकता गया। और माँ ने अब कोई दूसरा चारा ना देखकर, क्योंकि अब उसके गाने की गला तो खत्म हो गया था, उसके पास आवाज़ नहीं थी, आवाज़ फट चुका था। अब उसकी माँ ने सिलाई करने का काम भी शुरू किया था। इससे कुछ पैसे हाथ में आने लगे। माँ को आशा थी कि शायद कभी उनकी आवाज़ वापस आ जाए और उन्हें थिएटर में काम मिलना शुरू हो जाए, पर ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। और उसकी माँ को ये आशा था कि उसकी माँ इस आशा में थी कि शायद कभी उसकी आवाज़ फिर से वापस लौट आएगी, और आवाज़ के वापस लौटते ही वो फिर से थिएटर में काम करना शुरू कर देगी और उसका घर संवर जाएगा। लेकिन उसकी माँ की ये आशा, उसकी माँ की ये धारणा बिल्कुल गलत निकली। उसकी माँ का आवाज़ वापस नहीं आया और उसकी माँ मानसिक रूप से और बीमार होती चली गई। एक दिन मैं बाहर से आ रहा था, गली में लोगों ने बताया तुम्हारी माँ पागल हो गई है। उन्हें पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा। और एक दिन उसकी माँ मानसिक रूप से तो धीरे धीरे बीमार होती ही गई थी। उसकी माँ की दिमागी हालत सही नहीं थी। दुख में वो मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। और एक दिन जब वो बाहर से कहीं से आ रहे थे चार्ली, गली में लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ तो पागल हो गई है, उन्हें पागल खाना में भर्ती करना पड़ा है। उन दिनों में कई तरह के काम किए। मैंने कई तरह के काम किए। अखबार बेचे, खिलौने बनाए, किसी डॉक्टर के यहाँ नौकरी की, कांच गिलाने का काम किया। अब चार्ली को अपने जीवन का बोझ खुद उठाना था। चार्ली उस समय अखबार बेचा, खिलौने बनाए, किसी डॉक्टर के यहाँ नौकर का काम किया, या किसी कांच की फैक्ट्री में, कांच के कारखाने में कांच गिलाने का काम, कुछ भी काम वो करता था। कुछ भी उसके लिए जो काम उसके सामने आ जाता था वो वही काम करने लगा। इन कामों से जब भी समय बचता मैं किसी नाटक कंपनी के चक्कर लगाता। आखिर एक दिन एक नाटक में मुझे काम मिल गया। लेकिन चार्ली को अभिनय करने में बहुत मज़ा आता था। वो अभिनय करना चाहता था, वो नकलें उतारने में, अभिनय करने में काफ़ी माहिर था, कुशल था। जब भी उसको इन कामों से समय मिलता वो अवश्य किसी नाटक कंपनी का चक्कर लगाता, ताकि नाटक कंपनी में कोई काम उसे मिल जाए। और एक दिन सच में उसे नाटक में काम मिल गया था। नाटकों का ये हाल था कि कभी प्रशंसा मिलती तो कभी टमाटर भी फेंके जाते। ऐसे में एक दिन मैं नाटक कंपनी के साथ अमेरिका चला गया। एक नाटक कंपनी के साथ एक दिन उसे अमेरिका जाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। वो अमेरिका चला गया। वहाँ कई नाटक उसने किए। एक नाटक में मेरा काम देखकर मैक्स सिनेट नामक एक व्यक्ति ने फैसला किया कि जब कभी वो फिल्म बनाएगा मुझे जरूर लेगा। मैक्स सिनेट एक निर्देशक था। एक बार चार्ली की नाटक को देखा था। चार्ली ने कई नाटक अमेरिका में किए थे। उसके नाटक में चार्ली के अंशों को देखकर, चार्ली के अभिनय को देखकर वो मुग्ध हो गया था, प्रभावित हो गया था। तो मैक्स सिनेट ने ये निर्णय लिया कि जब भी वो कोई फिल्म बनाएगा वो अवश्य चार्ली को उस फिल्म के लिए चुनेगा, ले जाएगा। बहुत दिनों के बाद सही उन्होंने अपनी कॉमेडी कंपनी कीस्टोन स्टूडियो में नौकरी दी, और उसने कॉमेडी कंपनी, फिल्मों के लिए एक कॉमेडी कंपनी बनाई। ठीक है, कॉमेडी कंपनी की ओर से जो फिल्म बनेगी उन फिल्मों में चार्ली को नौकरी मिली। कीस्टोन स्टूडियो में उन कॉमेडी फिल्मों को फरमाया जाता था, कॉमेडी फिल्मों की शूटिंग होती थी, और वहाँ चार्ली को नौकरी मिला। एक बार शूटिंग करते समय निर्देशक ने कहा कुछ मजा नहीं आ रहा है, तुम कोई कॉमिक मेकअप करके आ जाओ, कोई मजाकिया मेकअप करके आ जाओ, हंसौड़ वाला कोई लोग जिसमें हंसेंगे ऐसा कोई मेकअप करके आ जाओ। मैं ड्रेसिंग रूम में गया, इधर उधर देखा,
पास ही एक ढीली ढीली पत्तून पड़ी थी, मतलब पैंट। मैंने उसे पहन लिया, उस पर एक खराब सी बेल्ट बांध ली, एक चुस्त कोट पहन लिया, अपने पैरों के नाप से बहुत बड़े जूते पहन लिए, छोटी सी टोपी सिर पर डाल ली, बुरा दिखने के ख्याल से टूथब्रश जैसी मूछें लगा ली, एक पतली सी छड़ी भी हाथ में पकड़ ली। आईने में देखने पर मैं स्वयं को ही नहीं पहचान पा रहा था। और एक बार निर्देशक ने कहा कि जाओ तो जरा कोई कॉमिक मेकअप, मतलब जिसे देखकर लोग हंसने लगेंगे, ठीक है, ऐसा कोई मेकअप करके तुम आ जाओ, तुम इस तरह से सज सवर कराओ कि तुम्हें देखते ही लोग हंसने लगे। तो वो इस तरह से एक ढीली ढाली पतलून के ऊपर छोटी सी एक कोट के ऊपर एक बेल्ट, एक चुस्त कोट पहना, एक बेल्ट पहना, पैरों के नाप से बड़ा जूता पहन लिया, मूछें लगा ली और हाथ में एक छड़ी भी पकड़ ली। आईने में जब वो खुद को देखा तो वो खुद को नहीं पहचान पाया। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो लोग जोर जोर से ठहाके लगा कर हंसने लगे। लोगों को उसके ये रूप, उसका यह मेकअप बहुत पसंद आया। लोगों की हंसी की आवाज़ें सुनकर निर्देशक ने मेरी ओर देखा, वे भी पेट पकड़ कर हंसने लगे। और उसका ये जो रूप था, जिस तरह से उसने मेकअप किया था, इस मेकअप से निर्देशक को भी ये मेकअप बहुत पसंद आया, बहुत हंसने लगा। यही मेरा वो रूप था, चार्ली का कहना है, यही मेरा वो रूप था जो मेरे साथ हमेशा चिपका रहा। हम लोग चार्ली को जिस रूप में देखते हैं, जिस रूप में वो प्रसिद्ध है, यही रूप वो था, ठीक है। जिस रूप में वो प्रसिद्ध है, उसी रूप को ये वही रूप था, ठीक है, जो मेरे साथ हमेशा चिपका रहा। और मैं लोगों की तारीफ पाता चला गया। और वो जितना आगे के समयों में वो उसी रूप में तरह तरह का अभिनय करता, नकलें उतारता, अपने करतब दिखाता, तो उस करतब से सारे लोग बहुत खुश होते गए। सिर्फ उसके ही देश में नहीं, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में चार्ली की तारीफ होने लगी। कितने भी बहुत से बाद में कॉमेडियन आए, जिन लोगों ने अपने करतबों से, ठीक है, लोगों को हंसाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी चार्ली का अनुकरण किए। चार्ली ने किसी का अनुकरण नहीं किया। चार्ली खुद में बहुत माहिर थे। वो खुद अपनी सोच से अपने अभिनय को करते थे, बड़े सुंदर अभिनय करते थे, लोगों को हंसाते थे। खुद ना हंसकर लोगों को हंसाना बड़ा कठिन काम है। तो इस तरह से चार्ली का खुद का ये बताया हुआ है, ये उनकी जीवनी है। सच में ये पार्ट बहुत अच्छा है। इससे हमें चार्ली के बारे में पता चलता है। सच में उसने पहली बार ही जिस मेकअप को उसने किया, जिस मेकअप में हम चार्ली को देखते हैं, ये मेकअप पहली बार जब वो किया था, वही मेकअप उसका हमेशा चलता रहा। वही मेकअप, मतलब वही रूप, वो हमेशा उसी रूप को वो हमेशा उसी रूप में वो हमेशा रहा। उसके साथ हमेशा ये रूप उसका चिपका रहा और सच में बहुत ही वो तारीफ पाता रहा। तो आज यहीं तक स्टूडेंट। मैं अगले वीडियो में और बाद के अंशों को लेकर आऊँगी या दूसरे किसी पाठ को लेकर आऊँगी। आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट।